ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप कौन सी खबरें शामिल हैं इस शो में। महंगाई की खबर पहली खबर होगी, दालों की खबर होगी। दालों की महंगाई में हरकत में सरकार। दालों की महंगाई पर सरकार चिंता में है, नए नए नियम लेकर आ रही है। क्या नए नियम आए हैं, क्यों इतनी चिंता है, ये समझेंगे। पेटीएम के बहाने एआरसीज पर सख्ती। पेटीएम बहाना था, पेटीएम के बहाने केवाईसी के कई नियम बदले हैं, एआरसी भी चपेटे में आई हैं। क्या कुछ बदला है, ये जानेंगे। गांव की रिकवरी पर कंपनियों को आशंका। गांव रिकवर करेंगे, तेजी से रिकवर करेंगे, इस पर कंपनियों को आशंका है। कई एक रिपोर्ट्स आई हैं, कई रिपोर्ट्स अंतर्विरोध भी उत्पन्न कर रही हैं, विरोधाभासी हैं। कोई कह रहा नहीं, अब चीजें पलटने लगी हैं, गांव से डिमांड आने लगी है। कुछ का मानना नहीं, अभी नहीं आई है। इसको विस्तार से जानेंगे। फिर दिन की बड़ी खबर, कर्ज में डूबे भारत के परिवार। कर्ज जो है वो बढ़ रहा है, डिपॉजिट की तुलना में तो तेजी से बढ़ रहा है। कितनी चिंता की बात है, ये समझेंगे। क्या पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा बेरोजगारी भारत में है? कुछ नए आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट आई है। क्या कुछ कहती है रिपोर्ट, कहां से रिपोर्ट आई है, क्या आंकड़े बताते हैं, ये जानेंगे। और एक दिन की बड़ी खबर और होगी, क्या डिफॉल्ट होने वाला है चीन? जी हां, चीन की रेटिंग घटा दी है, सॉवरेन रेटिंग घटाई है फिच ने। क्यों घटाई है, क्या आशंका है, क्या चिंताएं हैं, ये सब कुछ दिन की एक और बड़ी खबर में डिस्कस करेंगे। दालों की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अप्रैल से दाल कारोबारियों, आयातकों और मिलर्स को अपने स्टॉक की जानकारी देने को कहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कस्टम के वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में आयातित दालें रखी हुई हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जरूरी वस्तुओं की रियल टाइम स्टॉक की पोजीशन का आकलन करने के लिए राज्यों, कारोबारियों और आयातकों के साथ कई बैठकें भी की हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्यों इतनी चिंता है? सरकार को एक महत्वपूर्ण चिंता दिखाई दे रही है। एक तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मौसम में महंगाई का और दलहन की महंगाई की बड़ी आशंका है और उसको लेकर सरकार पर दबाव है। पिछले साल भी लगातार इस बात की कोशिशें हुई थी जिसमें दाल का आयात किया गया था। अब ऐसा पता चला है खाद्य मंत्रालय को कि जो आयातित दाल है वो बाजार में नहीं पहुंची है, यानी दाल का आयात तो कर लिया गया है लेकिन उसे रोक कर रखा गया है कीमतें बढ़ने की संभावना के आधार पर। इसमें अरहर की दाल भी है, तुअर की दाल भी है। ये दालें अभी भी बाजार में नहीं पहुंची हैं और इसलिए अब सरकार को दखल देकर स्टॉक्स की सूचनाएं और जानकारी मांगनी पड़ी है, क्योंकि उसमें आशंका यह है कि ये दाल रोकी जा सकती है और गर्मी के मौसम में अभी जब दाल की डिमांड बढ़ेगी तो उस समय बढ़ती हुई महंगाई का या बढ़ती हुई कीमतों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इसलिए केंद्र सरकार का जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उसने सारे राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें पता चल रहा है कि आयात की हुई दाल भंडारों में पड़ी हुई है या व्यापारियों ने अपने पास रोक रखी है, बाजार में नहीं छोड़ी है। पेटीएम के घटनाक्रम के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से केवाईसी नियमों में किए गए बदलाव का असर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां यानी एआरसीज की डील्स पर भी दिख रहा है। पहले एआरसीज की तरफ से सिर्फ सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड मांगे जाते थे, लेकिन नए नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिस वजह से बेड लोन के लिए बैंक और एआरसीज के बीच होने वाली डील पर असर पड़ सकता है। सर, क्या बदलाव किए गए हैं? अब हम इस बात का संकेत कर सकते हैं कि पेटीएम का जला आरबीआई केवाईसी के मामले में अब छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा और इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बैंकिंग उद्योग भी इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि फिनटेक कंपनियों के केपीएम में केवाईसी में जिस तरीके की समस्याएं पाई गई हैं, जिस तरीके की धांधली पाई गई है, उसे रोकने के लिए केवाईसी के नियम और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, बैंकों के लिए भी और फिनटेक कंपनियों के लिए भी। आपको पता है कि पेटीएम में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि केवाईसी सही नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल का खतरा था, यहाँ तक कि सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने जांच करके जुर्माना भी लगाया था। तो इसका पहली सख्ती एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज पर की गई। एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती हैं जो फंसे हुए लोन खरीदती हैं और उन्हें बेचकर उसका पैसा बैंकों को वापस करती हैं। इस मामले में भी अब केवाईसी के नियम जो ग्राहक हैं, जो भोक्ता हैं, जिनके लोन खरीदे गए, उनके नियमों की जानकारी की व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। ऐसा संकेत है शुभम की केवाईसी को लेकर आने वाले 1-2 महीनों में रिजर्व बैंक एक पूरा नए तरीके का ढांचा जारी कर सकता है जो ताज़ी नसीहतों से के बाद नई सख्त व्यवस्थाएं लेकर आएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लौटती रिकवरी के बावजूद देश के एफएमसीजी सेक्टर के लिए मांग की स्थिति बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी नजर आ रही है वह अभी सिर्फ छोटे बेस की वजह से है। इस वजह से एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी चुनौतियां बनी हुई हैं। सर, इतनी सशंकित क्यों हैं कंपनियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर? अलग अलग तरीके के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। कांतार की स्टडी आई थी जिसमें पता चल रहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन नीलसन की स्टडी का कहना है कि अभी चुनौती बनी हुई है। बराबर तस्वीर, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों से के अगेंस्ट कंपनियों के नतीजे देखें, एफएमसीजी कंपनियों के, ऑटोमोबाइल कंपनियों के, पेंट कंपनियों के, सीमेंट कंपनियों के, इन 4-5 सेक्टर की कंपनियों के नतीजे देखें जो बाजार में सूचीबद्ध हैं और उनका नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो वहां से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग की वास्तविक तस्वीर देखने को मिलेगी। और जो आकलन हमें मिल रहे हैं, जो प्रीव्यू मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कंपनियों को पिछली तिमाही में भी कोई बहुत अच्छी मांग नहीं मिली है बाजार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग से, क्योंकि महंगाई एक बड़ा विषय रही है और हम लगातार इसको देख भी रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण बाजारों में महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा रही है लगातार। और इसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगली तिमाही में भी चूंकि बड़ी डिमांड का ट्रिगर आता नहीं दिख रहा है, इसलिए कंपनियां सशंकित भी हैं और अब वो अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी भी कर रही हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल कंपनी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के तकनीकी कर्मचारियों ने 23 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी प्रमोशन, सैलरी और यूनिफॉर्म से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। एयर इंडिया एआई इंजीनियरिंग का प्रमुख क्लाइंट है। इससे पहले विस्तारा के कई पायलट वेतन संशोधन के विरोध में अवकाश पर चले गए हैं। इससे विस्तारा रोज 25 से 30 उड़ानों को रद्द कर रही है। सर, एयर इंडिया में अगर आप देखिए तो कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कर्मचारियों की इतनी समस्या क्यों है? शुभ, ऐसा लग रहा है कि जब एयर इंडिया का मर्जर हुआ विस्तारा के साथ और बाकी कंपनियों के साथ, उसके बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों के बीच एक आशंका बनती दिख रही है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को चुस्त करने के लिए छटनी करेगी और कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगी। ये बड़ी आशंका है और इसलिए धीमे धीमे करके सारे महत्वपूर्ण हिस्सों में ये एक किस्म का कर्मचारियों का विरोध सामने आ रहा है। विस्तारा में हमने पायलट्स की साइड से देखा, अब एयर इंडिया का टेक्निकल स्टाफ है। टेक्निकल स्टाफ की स्ट्राइक का मतलब है जहाज़ों को रोज तैयार करना, उड़ान के लिए चेक करना और उनकी उड़ान की व्यवस्थाएं नियंत्रित करना। सुरक्षा संबंधी मामला है, डीजीसीए शायद इसे खासी गंभीरता से लेगा, क्योंकि उड़ानें रद्द होना, रुकना तो एक अलग बात है, पर उड़ानें सुरक्षित होना डीजीसीए की जिम्मेदारी है। और टेक्निकल स्टाफ के स्ट्राइक पे जाने का मतलब है कि फिर विमानों की सुरक्षा को लेकर, उनकी जांच को लेकर और उनके उड़ने की योग्यता को लेकर भी सवाल उठेंगे। तो एयर इंडिया का प्रबंधन अधिग्रहण और विलय के बाद और एक मेगा एयरलाइन बनाने के बाद कर्मचारियों के मामले पर कर्मचारियों को उस तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। उनको डर, उनको आशंकाएं बनी हुई हैं छटनी की भी, वेतन ना बढ़ने की भी, और चूंकि घाटे काफ़ी हैं, अभी भी घाटे में एयरलाइंस हैं, तो चुनौती भी एयर इंडिया के प्रबंधन के साथ है कि वो किसी सीमा तक कर्मचारियों को संभाल पाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। ज्वाइंट वेंचर के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की टेस्ला के साथ बातचीत शुरुआती चरण में है। दोनों कंपनियों के बीच 1 महीने से ज़्यादा समय से बातचीत चल रही है। टेस्ला की ग्लोबल बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच ये खबर आई है। सर, क्या रिलायंस ऑटो सेक्टर में एंट्री की योजना बना रही है? ये खबर थोड़ी उत्सुकता जगाती है। हमने रिलायंस को और भारत के पुराने घरानों में रिलायंस जैसी कंपनी को ऑटो सेक्टर में सीधे आते हुए नहीं देखा था और उसकी योजनाएं भी नहीं सुनी थी। अभी हाल में एक समूह हमने देखा कि जिंदल समूह ऑटो सेक्टर में डायरेक्टली आया और उसने एमजी के साथ करार किया और भारत में एमजी की कारें बेचने की तैयारी शुरू की। अब रिलायंस और टेस्ला के बीच भी एक अनुबंध होने की या आपस में भागीदारी की बात चल रही है। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है। टेस्ला ने कहा है कि वो भारत के लिए कारें जर्मनी में बनाएगी, भारत में वो अपना संयंत्र लगाने की संभावनाएं तलाश रही है। पर रिलायंस के नज़रिए से, रिलायंस की तरफ से इसे देखना और ज़्यादा रोचक और दिलचस्प है। रिलायंस ने ऑटोमोबाइल बैटरीज के बाजार में निवेश करने की योजना पहले से बना रखी है। ईवी बैटरीज को और स्वैपेबल बैटरी में निवेश करने की तैयारी पहले से की है। रिलायंस एक हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक के परीक्षण को ले लेने के साथ भी एक परीक्षण भी कर चुका है, ट्रायल भी कर चुका है। लेकिन फिर भी अभी तक मुकेश अंबानी के इस समूह ने सीधे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने की तैयारी नहीं की है। टेस्ला भारत में एक बड़ा भागीदार ढूंढ रही है जिसके पास अच्छी क्षमताएं हों और जिसके पास अच्छा बाजार हो। तो अगर ये भागीदारी होती है तो क्या ये सामान्य वाहनों के लिए होगी या इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जो नया नेटवर्क बनाया जाएगा, जो नए सिस्टम्स बनाए जाएंगे, बैटरीज बनाई जाएंगी, उसको लेकर होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन रिलायंस ने ऑटोमोबाइल की तरफ बढ़ने के अपने इरादे, अपनी तैयारियों का संकेत तो दे ही दिया है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ।
भारतीय परिवारों की तरफ से बैंकों में डिपॉजिट की तुलना में कर्ज ज़्यादा लिया जा रहा है, जिस वजह से परिवारों पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रिसर्च और ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिसंबर तक भारतीय परिवारों का बैंकों से लिया गया कर्ज जीडीपी की तुलना में 4.9% दर्ज किया गया, जबकि परिवारों की तरफ से बैंकों में किया गया डिपॉजिट जीडीपी की तुलना में 4.5% रहा। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? कल हमने चलते चलते आपको बताया था कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के आंकड़े खासे चुनौतीपूर्ण हैं और बैंक डिपॉजिट्स को लेकर गहरे दबाव में है। 80% के आसपास का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहुंच गया है और बैंकों को अपने जमा जुटाने में मुश्किल हो रही। अब उन आंकड़ों के पीछे से एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकल कर आई है, जिसका एक इशारा हम आपको एक इकोनॉमिकम में दे चुके हैं, जब हमने भारत की बचतों के बारे में विस्तार से इकोनॉमिकम में बताया था कि भारत की बचतें किस तरह से टूटी हैं और कर्ज किस तरह से बढ़ा है परिवारों पर। और भारत के परिवार इस समय रिकॉर्ड कर्ज में बैठे हुए हैं। अगर आप बैंकों के पर्सनल लोन की ग्रोथ की रोशनी में देखें, बैंकों की तरफ से पिछले 2 साल में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स की बढ़ोतरी की दृष्टि से देखें, तो आपको इस तस्वीर का कुछ अंदाज हो जाएगा। आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी के अनुपात में भारत में हाउस होल्ड डेप्ट, परिवारों का कर्ज, अब 40.1% के आसपास पहुंच गया है, जो कि 36.9% था ठीक 1 साल पहले 2022 में। 2023 का आंकड़ा हमारे सामने। 1 साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी सीधे तौर पर आपको बैंकों की तरफ से जो बढ़े हुए पर्सनल लोन है उनमें दिखाई देती है। अब इस आंकड़े से हमें कई सारी उलझनें और कई सारी चुनौतियां हमारे सामने आती। इतना सारा डेट बाजार में मांग नहीं बढ़ा रहा है, कंज्यूमर्स की उत्पादों की मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। अभी हमने आपको बताया कि कंपनियां परेशान हैं और भारत में खपत की स्थिति जीडीपी के अनुपात में वही बनी हुई है। ये बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वेतन बढ़ने की कमी, कमाई की कमी के कारण बचतें तोड़कर या तो लोग खर्च कर रहे हैं या फिर वो कर्ज लेकर खपत कर रहे हैं। और ये बैंकों के लिए बेहद चुनौती भरा संकेत है, क्योंकि जिन लोगों को अब कर्ज दिए जा रहे हैं उसमें से बहुत सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिट हैं, जिनके ऊपर रिजर्व बैंक ने सख्ती की है। ये जो ताजे आंकड़े आए हैं ये बता रहे हैं कि डिपॉजिट्स में तेज गिरावट आई है। बैंकों के डिपॉजिट कई साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं और अब बैंकों को पूंजी जुटाने के लिए, अपने पास डिपॉजिट जुटाने के लिए और ज़्यादा आकर्षक स्कीमें बनानी पड़ेंगी और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, या फिर 81 बॉन्ड या बाजार से महंगी दरों पर कर्ज लेना होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि अगर अगले साइकिल में, अगले 3 महीने से 5 महीने में भारत में ब्याज दरों में कमी भी हो जाए, तब भी बैंकों के लिए बेहद मुश्किल होगा कि वो कर्ज की दरें कम कर सकें। भारत के मुकाबले कई पड़ोसी देश अपने कामकाजी लोगों के बड़े वर्ग को कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में शिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत के मुकाबले बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में ज़्यादा लोगों ने जीविका के लिए कृषि पर निर्भरता घटाई है। 2000 तक भारत में कृषि पर 63.9% लोग आजीविका के लिए निर्भर थे। 2023 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 58.9% पर ही आ सका है, लेकिन 4% की कमी आई है, जबकि इस दौरान नेपाल में 11% से ज़्यादा और भूटान में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है विश्व बैंक की, जो साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट की रोशनी में हमने आपसे पिछले सप्ताह इकोनॉमिकम में बात की थी और आपको बताया था कि भारत की पूरी विकास की कहानी में खलासी है, खालीपन सा है, वो क्या है, और उस आंकड़े को और ज़्यादा, उस तस्वीर को और ज़्यादा पुष्ट करती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछला दशक रिकॉर्ड आर्थिक विकास दर का रहा। उसके बाद भी भारत ने जिस पूरे आर्थिक उदारीकरण या निवेश से जिस एक चीज़ का लक्ष्य बनाया था कि कृषि से लोगों को निकालकर बाकी अन्य रोजगारों में लाया जाए, उस मामले में भारत नेपाल, भूटान और मालदीव से भी, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। और भारत की स्थिति नेपाल, भूटान और मालदीव जैसी है इस मामले में, जहां पर अभी भी एक बड़ी आबादी कृषि में लगी हुई है। हमें पता है कि भारत की कृषि के पास बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है पेट भरने की और उन्हें रोजगार देने की, और यही वो वजह है जिस वजह से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय ना बढ़ने की, वेजेस ना बढ़ने की समस्या दिखाई देती है। कोविड के बाद बहुत सारे जो माइग्रेंट या प्रवासी श्रमिक वापस लौटे वो गाँव में ही हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये आंकड़ा, विश्व बैंक का आंकड़ा, विकास की पूरी जो चर्चा पिछले एक दशक के दौरान होती है और भारत के आर्थिक विकास दर में रिकॉर्ड ग्रोथ दिखती है, वो भी सही है, पर उस सारी चर्चा का एक दूसरा ऐसा पहलू हमारे सामने लाती है जो खासा चिंताजनक है हमारे लिए। सर, क्या माना जाए फिर ऐसे में कि भारत में बेरोजगारी पड़ोसी मुल्कों से ज़्यादा है? ना, हाँ, अगर आप आबादी की दृष्टि से देखें, हालांकि कम तुलना आबादी के हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका छोटे मुल्क हैं, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, तो ये तुलना कुछ हद तक थोड़ी सी असंगत है। लेकिन अगर विश्व बैंक ने इसकी तुलना की और आंकड़ों में रखा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी तुलना में भारत में और ज़्यादा लोगों को
कृषि से निकलकर बाकी कामों में जाना चाहिए था, शहरों में निर्माण गतिविधियों में, ट्रांसपोर्ट में, बाकी नौकरियों में जाना चाहिए था। और इसलिए आप भारत में असंगठित क्षेत्र में 80-90% लोगों को देखते हैं और भारत में बेरोजगारी की समस्या ग्रोथ आने के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली गई है। जितनी आर्थिक विकास दर बढ़ी है भारत में बेरोजगारी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई है। तो इस रिपोर्ट से में और भी कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें में आप भारत के पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। तो क्या भारत की कृषि इस स्थिति में है कोई इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सके? क्या इतनी बड़ी आबादी को जीविका दे सके? और शायद यही वजह है कि हम ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर में बेहतरी, मांग में बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चीन की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए फिच ने ये कदम उठाया है। फिच ने अपने अनुमान में कहा है कि 2024 के दौरान चीन का वित्तीय घाटा उसकी जीडीपी के 7.1% पर पहुंच जाएगा। 2023 के दौरान चीन का वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.8% के बराबर दर्ज किया गया था। सर, क्या कुछ कहा है फिच ने अपनी रिपोर्ट में? फिच की रिपोर्ट खासी सनसनीखेज है, चीन की दृष्टि से भी और दुनिया के बाजारों की दृष्टि से। इससे पहले मूडीज ने भी चीन के बारे में इसी तरीके की रिपोर्ट दी थी और चीन को डाउनग्रेड किया था, लेकिन फिच के बाद अब चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर गहरी चिंताएं दिख रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा दबाव दिख रहा है वो कर्ज का दिख रहा है और इसलिए राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी 7.1% मानी गई है जीडीपी के आधार पर, जो खासी बड़ी है 2023 की तुलना में। और 2020 के बाद जब 2020 में जब कोविड आया था और तब राजकोषीय घाटा जो बढ़ा था वो खर्च बढ़ने के कारण था, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था में जो उसकी सबसे बड़ी दुखती रग है, सबसे बड़ा टाइम बम है, सबसे बड़ी दरार है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। हम विस्तार से इकोनॉमिक में बात कह चुके हैं कि चीन किस खतरे की तरफ है, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे आप समझ सकते हैं कि चीन में जो होने वाला था इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती है रियल एस्टेट सेक्टर। चूंकि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को चीन के सरकारी बैंक फिनांस करते हैं और चीन का रियल एस्टेट सेक्टर चीन की राज्य सरकारों के कामकाज को फिनांस करता है, एक ऐसा चक्र है, इसलिए वहाँ राजकोषीय घाटा बड़ी चुनौती है और इसलिए चीन की साख और उसकी रेटिंग अब निगेटिव की तरफ बढ़ रही है। सर, क्या माना जाए, बात डिफॉल्ट तक पहुँच सकती है? हालांकि चीन की सरकार ने फिच की रेटिंग की रिपोर्ट को खेदजनक और निराशाजनक बताया है, लेकिन खतरा खासा है। और डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट तो चीन के अंदर हो ही रहे। एवरग्रांडे का डिफ़ॉल्ट हुआ, कंट्री गार्डन का डिफ़ॉल्ट हुआ। अभी तक चीन में किसी ने, बैंक ने या किसी स्टेट गवर्नमेंट के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लेकिन इस साख के गिरने के साथ इस बात का संकेत मिलने लगा है कि अब चीन के बैंक्स में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह रियल एस्टेट सेक्टर में या चीन के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पिछले 20 सालों में 25 सालों में भारी कर्ज लेकर निवेश हुआ था, वो उसकी बड़ी का असर दिख रहा है। और ये खबर इसलिए दुनिया के बाजारों के लिए सनसनीखेज जो चौंकाने वाली है, क्योंकि फिच ने अपनी रेटिंग में भी कहा है कि चीन की आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आएगी, यानी इकॉनमी में ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है और डिफ़ॉल्ट के खतरे, रेटिंग टूटने के खतरे सर पर मंडरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ाने को लेकर बुधवार को कंपनी की तरफ से घोषणा की गई। स्विफ्ट मॉडल की कीमत 25,000 रुपये, ग्रैंड विटारा की कीमत 19,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज यानी 10 अप्रैल से लागू हो गई। स्मॉल कैप कंपनियों में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 1 साल पहले की तुलना में बढ़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में म्यूचुअल फंड की एवरेज होल्डिंग वित्त वर्ष 23-24 की तीसरी तिमाही में 9% पहुंच गई, जो 1 साल पहले 7.76% थी। 20% से अधिक म्यूचुअल फंड होल्डिंग वाली कंपनियों की संख्या भी 1 साल में 20 से बढ़कर 26 हो गई। दुनिया के कई देशों में कैब सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अपना कारोबार समेटने जा रही है, यानी ओला कैब अब देश में अन्य देशों में नहीं चलेगी। ओला कैब्स इस महीने के अंत तक अपने सभी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों यानी यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। देश में $1 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 रह गई। एडटेक कंपनी बायजूस अब यूनिकॉर्न के दर्जे से बाहर हो गई। मौजूदा समय में इसका मूल्यांकन में भारी गिरावट आई है, $1 अरब से भी कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ स्विगी और गेमिंग कंपनी ड्रीम11 का वैल्यूएशन $8 अरब है। स्विगी को उसके एक इन्वेस्टर इन्वेस्को ने और भी ज़्यादा वैल्यूएशन अपग्रेड किया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? हमने आपको इकोनॉमिकम में विस्तार से बताया था जब हमने स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक्स पर इकोनॉमिकम किया था, और हमने कहा था कि इससे भी कुछ इस बात का शक है कि भारत के स्मॉल कैप और मिड कैप बाजार में सट्टेबाजी को म्यूचुअल फंड सपोर्ट कर रहे हैं। वो आंकड़ा आपके सामने आ गया। पिछले 1 साल के दौरान जितने भी
इनफ्लोज म्यूचुअल फंड में हुए, जितना पैसा आया उसमें से 40% के आसपास पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में गया है। और उसी का असर है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने खासा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप रैली के तौर पर के सहारे उठाया और उसका निवेश बाजार में किया है। लेकिन इसके बाद सेबी ने सख्ती की, तो यह आंकड़ा उसके बाद का है। पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि कई सारी पोजीशंस की अनवाइंडिंग शुरू हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से पैसा निकलना शुरू हुआ है और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब निवेश बढ़ने लगा है, जो ताजे आंकड़े आए हैं। अगले 1 महीने के दौरान हमें आंकड़े आएंगे तो हमें सेबी के इस फैसले का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश का तौर तरीका बदला है और अब म्यूचुअल फंड्स का पैसा वापस लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाने लगा है। लेकिन ये बात सही साबित हुई कि स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली छोटे निवेशकों के सहारे म्यूचुअल फंड तैयार कर रहे थे, जिसका गुब्बारा सेबी ने फोड़ दिया था। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे शुक्रवार को होगी, कल ईद की छुट्टी है। शुक्रवार को नए संस्करण के साथ आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल